हे सेल्स, कैसे हो आप सब? आई होप सब बहुत ही ज़्यादा मस्त होंगे और सबकी पढ़ाई भी काफ़ी मस्ती चल रही होगी। मैं हूँ आपकी अपनी खुशबू मैम, बायोलॉजी मास्टर टीचर एट वेदांतु। तो भाई आज का जो है सेशन हमारा वो है लेक्चर नंबर 4 फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का, जिसमें हम आज डिस्कस करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी एपेरेटस के बारे में, जिसमें से आपका गोल्गी एपेरेटस और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट से सेल ऑर्गेनल हैं, जिसमें से एक आपका 3 मार्कर का क्वेश्चन तो एग्जाम में जरूर बन सकता है। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने काफी कुछ डिस्कस किया था अपने सेल वॉल के बारे में, जो कि बैक्टीरिया में प्रेजेंट होती है, प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल में नहीं प्रेजेंट होती। फिर हमने डिस्कस किया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, न्यूक्लियस के बारे में और साइटोप्लाज्म के बारे में। और हमने एक चीज और डिस्कस करी थी, वो था प्रोकैरियोट वर्सेस यूकैरियोट्स का डिफरेंस। ठीक है, तो भाई प्रोकैरियोट्स जो होते हैं वो सिंपल ऑर्गेनिजम्स होते हैं आपके, उनमें जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो एब्सेंट रहती है, उनका जो न्यूक्लियस होता है वो भी वेल डिफाइंड नहीं होता, उसमें ऐसे ही सारे जेनेटिक मटीरियल प्रेजेंट होते हैं फ्लूइड मैट्रिक्स में, जिसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं आपके। जबकि यूकैरियोटिक में प्रॉपर वेल डिफाइंड सा न्यूक्लियस होता है, जिसमें क्रोमोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियर पोर्स भी, न्यूक्लियोप्लाज्म भी और प्रॉपर सी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होती है। तो इसी बेसिक डिफरेंस के बेसिस पे हमने न्यूक्लियस के सारे स्ट्रक्चर को और उसके सारे फंक्शंस को डिफाइन अप किया था। वैसे ही आज हम सब क्या करने वाले हैं, एंडोप्लाज्मिक और गोल्गी एपेरेटस को पढ़ने वाले हैं। तो भाई मेक श्योर करना कि आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़ो, क्योंकि उससे एक 3 मार्क का क्वेश्चन आपका जरूर बन सकता है और गोल्गी एपेरेटस से एक 1 मार्कर का एमसीक्यू क्वेश्चन जरूर बन सकता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सीट की पेटी कस के बांध लीजिए और मेरे साथ रेडी हो जाइए सेशन अटेंड करने के लिए। चलो, तो भाई कैसे स्टार्ट होता है हमारा सेशन, एक प्यारे से मेरे प्यारे बच्चों के लिए एक मोटिवेशनल कोट के साथ। देयर इज नो एलिवेटर टू सक्सेस, यू हैव टू टेक द स्टेयर्स। भाई इसका मतलब ये है कि कोई भी शॉर्टकट का रास्ता नहीं होता है सक्सेस के लिए, आपको प्रॉपर हार्ड वर्क और अपना स्मार्ट वर्क करके ही मार्क्स लेके आने पड़ेंगे। ये सोचो कि बिना पढ़े नंबर आ जाएंगे तो पॉसिबल नहीं है। हाँ, लेकिन कम मेहनत करके ज्यादा मार्क्स आ सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना पड़ेगा और थोड़ी सी स्मार्ट स्टडी भी करनी पड़ेगी। तो मेक श्योर करना कि आप सेशन को स्मार्टली स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरा अटेंड करो, ताकि आपसे कोई भी पॉइंट मिस आउट ना हो जाए, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलो मूविंग अहेड विद द होमवर्क के रॉक स्टार्स अपने प्यारे से। तो भाई अनामिका, हर्षित, कृष एंड अवंतिका वेदांतु के वेदांत प्रो, ये मेरे सारे प्यारे से सेल्स ने, बच्चों ने बिल्कुल करेक्ट सा आंसर दिया है लास्ट ऑफ द लेक्चर वाले क्वेश्चन के लिए। तो आई होप बस ऐसे ही सारे आंसर्स देते रहना और हर सेशन में मैं तुम लोगों को होमवर्क का रॉक स्टार बना दूंगी। चलो, तो मूविंग अहेड विद आवर नेक्स्ट स्लाइड। तो व्हाट सेल इज मेड अप ऑफ। भाई तो हमने पढ़ा है हमारा सेल जो होता है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, सब सेल्यूलर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। ये सब सेल्यूलर स्ट्रक्चर्स क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक सा फंक्शन परफॉर्म करते हैं। क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक सा फंक्शंस परफॉर्म करते हैं और ये सब सेलुलर स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, सेल ऑर्गेनल्स बोलते हैं। तो भाई डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स हमारे सेल के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। तो हमारे जो सेल होते हैं वो किससे बने होते हैं, सेल ऑर्गेनल से। माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस, न्यूक्लियस, प्लास्टिड्स, आपके वैक्यूल्स, ये सब क्या है, सेल के सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स हैं जो कहीं ना कहीं किसी प्लांट सेल में प्रेजेंट है, कोई ना कोई आपकी एनिमल सेल में प्रेजेंट है। ठीक है, चलो तो भाई सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं, सेल ऑर्गेनल्स एक ऐसे सब सेल्यूलर स्ट्रक्चर्स होते हैं दैट हैज वन और मोर स्पेसिफिक जॉब्स टू परफॉर्म इन द सेल, मच लाइक एन ऑर्गन डज इन द बॉडी। भाई जैसे हम ऑर्गन हैं, जैसे हम ऑर्गेनिजम्स हैं, हमारे अंदर हर एक ऑर्गन प्रेजेंट है, हर एक सब सेलुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जो कि अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। माउथ की बात करूं तो वो क्या करता है, च्यूइंग ऑफ फूड। टंग का काम क्या होता है,
मिक्सिंग करना। ईसोफेगस का काम क्या होता है, खाने को स्टमक तक पहुंचाना। स्टमक का काम क्या होता है, स्टमक का काम होता है डाइजेशन करना। लिवर का काम अलग होता है, बाइल डक्ट का। ऐसे ही सारे ऑर्गन्स जो हैं हमारे क्या करते हैं, एक अपना अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो वैसे ही सेल के अपने खुद के ऑर्गन्स भी होते हैं, जिसको हम वर्डिंग्स में क्या बोलते हैं, ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। तो ये ऐसे सब सेलुलर स्ट्रक्चर होते हैं जिनका एक से ज्यादा स्पेसिफिक जॉब परफॉर्म करने का काम होता है। जैसे कि हमारे बॉडी में ऑर्गन्स होते हैं जो एक से ज्यादा स्पेसिफिक जॉब हमारी बॉडी के लिए परफॉर्म आउट करते हैं। ठीक, समझ में आया क्या क्या था भाई, समझ में आया। ये माइटोकॉन्ड्रिया है, देख रहे हो, ये न्यूक्लियस है आपका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी अपैरेटस है, वैक्यूल्स हैं आपके, सेंट्रियोल्स हैं, सब कुछ प्रेजेंट है। तो इन्हीं को ही हम क्या बोलते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स। चलो मूविंग अहेड टू आवर सेल ऑर्गेनेल। आज का टॉपिक जो है हमारा क्या है टॉपिक बाबा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो भाई ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये एक साइड से आपका न्यूक्लियस से कंटिन्यू रहता है। तो ये क्या होता है, एक साइड से आपका न्यूक्लियस से कंटिन्यू रहता है। ये ऐसा स्ट्रक्चर है जिसका शेप जो होता है वो सैक लाइक होता है, सैक लाइक, बोरे जैसे, बोरा नहीं होता, बोरे जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं। एक सिंगल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, एक सिंगल ही मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, और इनका जो शेप होता है ना, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। इस तरीके से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं इनके अंदर। इस तरीके से ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, सैक लाइक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, शीट्स प्रेजेंट होती हैं। ये सारा ही क्या है, इनका क्या है, स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसा स्ट्रक्चर है, ट्यूब्स एंड शीट्स लाइक स्ट्रक्चर होता है उसका। एक साइड से न्यूक्लियस से कंटिन्यू रहता है, सिंगल मेम्ब्रेनस होता है आपका। ठीक है, अब इसके पार्ट्स की बात करें तो इसमें 2 पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं, इट कंटेन्स द 2 पार्ट्स। भाई कैसा शेप होता है, देखो क्या क्या लिखना होगा। एक तो आपको शेप लिखना पड़ेगा, उसका शेप में ही आपका स्ट्रक्चर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद उसकी मेम्ब्रेन के बारे में आपको लिखना पड़ेगा कि मेम्ब्रेन कैसी होती है, सिंगल मेम्ब्रेनस होते हैं वो। ठीक है, फिर उसके बाद आपकी उसको लोकेशन लिख सकते हो कि इनसाइड द सेल प्रेजेंट होते हैं, सस्पेंडेड इन द साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो भाई ये तो जनरल स्ट्रक्चर हो गया, नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन या नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स एंड शीट्स होती है प्रेजेंट। इट हैज ओनली सिंगल मेम्ब्रेन एंड इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। भाई कौन से 2 पार्ट्स होते हैं, भाई अभी तक तो रट गया होगा कि 2 पार्ट्स कौन कौन से होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। देख रहे हो, देखो एक साइड से न्यूक्लियस से कंटिन्यू है आपका, देख रहे हो, ये देखो एक साइड से न्यूक्लियस से कंटिन्यू रहता है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो क्या कितने पार्ट्स होते हैं इसके, 2 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से 2 पार्ट्स होते हैं, जस्ट अ सेकेंड, कौन कौन से 2 पार्ट्स होते हैं भाई। एक पार्ट होता है आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा होता है आपका क्या, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो भाई अब रफ और स्मूथ की हम कहानी पढ़ेंगे जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ही पार्ट होते हैं और यही मेन आपके फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो मेक श्योर करना एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो शेप, स्ट्रक्चर, मेम्ब्रेन के बारे में और उनके 2 पार्ट्स के बारे में जरूर मेंशन अप करके आ रहे हो आप लोग। चलो मूविंग अहेड कि व्हाट आर द 3 स्ट्रक्चर्स ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो भाई देखो, एक तो ये सेल ऑर्गेनेल न्यूक्लियर एनवेलप के साथ, न्यूक्लियर एनवेलप का मतलब होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ कंटिन्यू रहता है। क्या रहता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ कंटिन्यू रहता है। तो भाई जब उसका कंटिन्यूएशन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ रहता है ना, तो कहीं ना कहीं थोड़े बहुत मटेरियल वगैरह आपके न्यूक्लियस और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बीच में भी एक्सचेंज हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि वो कहीं ना कहीं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अटैच रहता है। ठीक है, दूसरा जो पार्ट होता है उसका अभी मैंने बताया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है और तीसरा जो पार्ट होता है वो होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं आपके, इनको रफ हम इसीलिए बोलते हैं क्योंकि आर से रफ और आर से राइबोसोम्स, इनके ऊपर राइबोसोम्स की प्रेजेंस होती है। क्या होती है, राइबोसोम्स की प्रेजेंस होती है। देखो दिख रहे हैं डॉट लाइक स्ट्रक्चर रेड कलर के, इन्हीं को ही राइबोसोम्स बोलते हैं। ये क्या होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं जो कि आपके किस पे प्रेजेंट होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे प्रेजेंट होते हैं। और राइबोसोम्स को हम प्रोटीन की फैक्ट्रीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्रीज बोलते हैं। किसको, राइबोसोम्स को। ये जो राइबोसोम्स होते हैं दीज आर द प्रोटीन फैक्ट्रीज, दीज आर प्रोटीन फैक्ट्रीज।
प्रोटीन फैक्ट्रीज का मतलब क्या हो गया, दे सिंथेसाइज द प्रोटीन्स। राइबोसोम्स क्या करते हैं, प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं और ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इनका नाम बस हमने रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रख दिया है। ठीक है, अब बात आती है हमारी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। ठीक है, अब बात आती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। तो जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं इनके ऊपर राइबोसोम्स की प्रेजेंस नहीं होती, दे कंटेन नो राइबोसोम्स, इनके ऊपर राइबोसोम्स नहीं प्रेजेंट होते, कोई राइबोसोम्स नहीं प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं फ्लैट एंड सैक लाइक स्ट्रक्चर्स, वही ट्यूब्स और शीट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। इनके आउटर सरफेस पे राइबोसोम्स की प्रेजेंस होती है, इसीलिए इनका नाम हमने क्या रख दिया गया है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रख दिया गया है। ठीक है, ये क्या करते हैं, दिस सिंथेसाइजेस एंड सिक्रीट्स प्रोटीन इन द लिवर, हॉर्मोन्स एंड अदर सब्सटेंसेस इन द ग्लैंड्स। तो भाई राइबोसोम्स प्रेजेंस होते हैं आपके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, तो एंजाइम्स बोल लूं, हॉर्मोन्स बोल लूं, ये सब क्या होते हैं, एक तरीके के प्रोटीन्स ही होते हैं। तो भाई राइबोसोम्स है, प्रोटीन की सिंथेसिस कर रहे हैं, तो लिवर में आपका यही प्रोटीन सिक्रीट करते हैं, हॉर्मोन्स, एंजाइम्स ग्लैंड्स में जो प्रोड्यूस हो रहे होते हैं वो यही सिक्रीट आउट कर रहे होते हैं। ठीक है, क्या सिक्रीट करते हैं, लिवर में और अदर ग्लैंड्स में जो कि हार्मोन्स, एंजाइम्स सिक्रीट हो रहे होते हैं वो यही सिक्रीट करते हैं, क्योंकि वो ऑलमोस्ट प्रोटीन होते हैं आपके, जो कि आपका इन पे जो राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं वो सिंथेसाइज कर रहे होते हैं। अब मैं बात करूं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की प्रेजेंस की, तो सबसे ज्यादा प्रेजेंस ना इनकी लिवर में होती है, क्योंकि लिवर सबसे ज्यादा प्रोटीन की सिंथेसिस कर रहा होता है, कहीं ना कहीं प्रोटीन की सिंथेसिस वहीं पे सबसे ज्यादा हो रही होती है, इसीलिए वो लिवर में। हिपैटोसाइट्स का मतलब होता है लिवर सेल्स, हिपैटोसाइट्स का मतलब होता है लिवर के सेल्स। हम लोग साइंटिफिक लैंग्वेज में हिपैटो बोलते हैं लिवर को, तो हिपैटोसाइट्स का मतलब हो गया लिवर के जो सेल्स हैं उनमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सबसे ज्यादा प्रेजेंस होता है, क्योंकि वो प्रोटीन की सिंथेसिस कर रहे होते हैं, सबसे ज्यादा प्रोटीन की सिंथेसिस कर रहे होते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हम अपने स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, जो कि इनका नाम हमने स्मूथ क्यों रखा गया है, क्योंकि इनके पास डज नॉट हैव राइबोसोम्स। भाई रफ का नाम रफ इसलिए रखा गया है क्योंकि राइबोसोम्स की प्रेजेंस होती है, और स्मूथ का नाम हमने स्मूथ इसलिए रखा है क्योंकि उसमें राइबोसोम्स की प्रेजेंस नहीं होती है। इसका भी कैसा स्ट्रक्चर होता है, टिब्यूलर फॉर्म होता है, और ये मेनली पार्टिसिपेशन करता है आपके लिपिड की सिंथेसिस में। किसकी सिंथेसिस में, लिपिड, जिसको हम फॉस्फोलिपिड्स बोलते हैं, और ये फॉस्फोलिपिड्स आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होती है। किसमें प्रेजेंट होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आपकी ये फॉस्फोलिपिड प्रेजेंस होती है। ठीक है, चीफ लिपिड होता है जो कि सेल मेम्ब्रेन का, एंड आर एसेंशियल इन द प्रोसेस ऑफ मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म के लिए भी लिपिड्स चाहिए होते हैं। तो भाई आपने पढ़ा है मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, मैंने आपको एक शॉर्ट बना करके दिया था विद इन 60 सेकेंड्स में, जिसमें मैंने आपको बताया था मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस के बारे में। तो मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस मतलब यहाँ पे प्रोटीन की प्रेजेंस भी होगी, क्योंकि मेम्ब्रेन में तो भाई प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं, और मेम्ब्रेन में क्या प्रेजेंट होते हैं, लिपिड्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो आपकी जब मेम्ब्रेन को रिपेयर अप करना होता है, उसके जो प्रोटीन्स रिप्लेस करने होते हैं, लिपिड्स रिप्लेस करने होते हैं, वो सब के सब आपका कौन बना रहा होता है, रफ एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही सिंथेसाइज कर रहा होता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन की सिंथेसिस करता है, वही प्रोटीन्स फिर मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस में हेल्प करते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन खराब हो गए होते हैं उनको रिप्लेस करने का काम करते हैं, और लिपिड्स की सिंथेसिस आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कर रहा होता है, जिसको अगेन रिप्लेस करने के लिए आपके स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम काम कर रहे होते हैं। ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम साथ साथ में आपके जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ना, उसके प्रोडक्ट्स को गोल्गी एपरेटस तक भी लेकर के जाते हैं। मतलब क्या हुआ, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन की सिंथेसिस की, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उन प्रोटीन्स को लेकर के जाता है कहां पे, गोल्गी एपरेटस पे। अब देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी एपरेटस को साथ में पढ़ने का रीजन ये है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ साथ गोल्गी एपरेटस भी काम कर रहा होता है, क्योंकि जो प्रोटीन आपके ईआर ने सिंथेसाइज किए होते हैं वो प्रोटीन की पैकेजिंग और सॉर्टिंग, उनको अलग अलग करने का काम गोल्गी एपरेटस करता है, और फिर गोल्गी एपरेटस उसको आगे फॉरवर्ड करके लेके जाता है उन प्लेसेस पे सेल्स की जहां पे वो प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट होती है। इसीलिए हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी एपरेटस को साथ में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो भाई रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो भी सिंथेसाइज करता है प्रोडक्ट को, उसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लेकर के जाता है आपका गोल्गी एपरेटस के पास। समझे कि नहीं कि क्या है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम चचा जी हमारे।
ट्यूब्स और शीट्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं इसके, सिंगल मेम्ब्रेनस होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ कंटिन्यू होता है, इसमें 2 पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसपे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, वो प्रोटीन्स की सिंथेसिस करते हैं और लिवर के सेल्स में सबसे ज्यादा प्रेजेंट होते हैं क्योंकि लिवर हमारा प्रोटीन की सिंथेसिस बहुत एक्सेस अमाउंट में करता है। उसके बाद स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम्स नहीं प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इसको हम स्मूथ का नाम देते हैं। और ये क्या करते हैं, लिपिड की सिंथेसिस करते हैं, फॉस्फोलिपिड्स करते हैं, साथ साथ में डिटॉक्सिफिकेशन का भी काम करते हैं। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब होता है कि जो भी वेस्ट मटेरियल है सेल्स के अंदर उसको डिटॉक्सिफाई, खत्म करने का काम, खल्लास करने का काम भी करते हैं। ठीक है, तो भाई ओवरऑल फंक्शन क्या हो गया, प्रोडक्शन एंड सिक्रीशन ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन्स। अभी हमने पढ़ा प्रोटीन्स, भाई प्रोटीन्स, हार्मोन्स, स्टेरॉइड हार्मोन्स, लिपिड्स और हार्मोन्स की सिंथेसिस करता है ये। सिंथेसिस ऑफ एसेंशियल लिपिड्स सच एज फॉस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम आयन, ये सब कुछ सिक्रीट करता है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इतना पढ़ने की नीड नहीं है। मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, डिटॉक्सिफिकेशन, प्रोटीन सिंथेसिस, लिपिड सिंथेसिस, आपकी ये सब चीजें आप याद रखोगे कुछ बहुत, तो मतलब आपका पूरा एक 5 मार्कर का या 3 मार्कर का क्वेश्चन आपके हाथ में होगा, आप पूरे मार्क्स गेन कर सकते हो, बस डायग्राम बना करके आ सकते हो इसमें, जो कि बहुत ही ईजी है, दिख रहा है आपको। ठीक है, चलो मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट ऑर्गेनल जो कि है हमारा क्या क्या भाई, गोल्गी अपैरेटस है, बताया तो था गोल्गी अपैरेटस है। क्या होता है, द नेम गोल्गी अपैरेटस इज गिवन बाय अ साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड दिस सेल ऑर्गेनल। भाई ये गोल्गी अपैरेटस को एक साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था जिसका नाम था कैमिलो गोल्गी, उन्हीं के नाम पे ही इसका नाम रख दिया गया है गोल्गी अपैरेटस। इसमें भी फ्लैटेंड मेम्ब्रेन एनक्लोज सिस्टर्ने, सैक लाइक स्ट्रक्चर और वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं। ये देख रहे हो, ये इसी को ही सिस फेस और ट्रांस फेस कहा जाता है। ये सिस्टर्ने होते हैं। क्या होते हैं, सिस्टर्ने प्रेजेंट होते हैं आपकी गोल्गी अपैरेटस में। ये फ्लैटेंड होते हैं, डिस्क शेप होते हैं, पाउच के जैसे होते हैं, फ्लैटेंड, डिस्क शेप एंड पाउच्ड। क्या होते हैं इनके स्ट्रक्चर, फ्लैटेंड होते हैं, चपटे चपटे होते हैं बेचारे, डिस्क शेप्ड होते हैं और पाउचेस के फॉर्म में होते हैं, पाउचेस के फॉर्म में। देख रहे हो इसके अंदर स्पेसेस दिख रही है, पाउच कैसा होता है, पाउचेस के फॉर्म में शेप होता है। पाउच जो होता है उसके अंदर स्पेस होती है कि नहीं, चपटे होते हैं, ठीक है, फ्लैटेंड होते हैं ऊपर से और पाउच जैसे होते हैं। ठीक है, इनका ये स्ट्रक्चर होता है और इसमें सिस्टर्ने प्रेजेंट होते हैं। इन तीनों की प्लेस पे अगर आप सिस्टर्ने भी लिख करके आ जाओगे इनकी शेप में तो वो भी काम चल जाएगा आपका। क्या करेगा, इनके प्लेस पे अगर आप सिस्टर्ने भी लिख करके आ जाओगे वो 1 वर्ड में आपका वो भी आंसर चल जाएगा। ठीक है, अब आपका जो गोल्गी अपैरेटस होता है, ये गोल्गी अपैरेटस का मेन काम होता है पैकेजिंग एंड सॉर्टिंग का, प्रोटीन्स की पैकेजिंग एंड सॉर्टिंग करने का, पैकेजिंग एंड सॉर्टिंग ऑफ प्रोटीन्स। तो देखो ये करते कैसे हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है आपका, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसने क्या किया, प्रोटीन की सिंथेसिस करी। ये प्रोटीन्स कहाँ आता है आपका, सिस फेज के अंदर आता है। ये पहला जो फेज होता है ना आपका, ये पहली जो स्पेस होती है गोल्गी अपैरेटस की, इसको सिस फेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिस फेज बोलते हैं। इस सिस फेज के अंदर आपका प्रोटीन एंटर करता है, जिसकी प्रोटीन की फिर वो पूरा गोल्गी अपैरेटस पैकेजिंग और सॉर्टिंग करते हैं कि पूरा पैक करना है अच्छे से उसको। जैसे हम कोई भी खाना बनाते हैं तो उसको अच्छे से पैक करके लेके आते हैं टिफिन बॉक्स में, वैसे ही आपका जो भी खाना बनाया है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने प्रोटीन की सिंथेसिस की है, उसको पैक करने का काम, पैकेजिंग करने का काम गोल्गी अपैरेटस कर लिया। एक बार पैकेजिंग हो जाती है फिर उसको अलग करने का काम करता है कि ये प्रोटीन जाना किस प्लेस पे है सेल के अंदर। और फिर जब वो ये पूरा डिसाइड अप हो जाता है तो दूसरी जगह से, पहली जगह ये हो गई फर्स्ट फेज उसका, ये हो गया सेकंड फेज उसका, ट्रांस फेज होता है। क्या बोलते हैं, ट्रांस फेज बोलते हैं। ये ट्रांस फेज से आपका छोटे छोटे वेसिकल्स के फॉर्म में, इसी तरीके से वेसिकल्स के फॉर्म में आपके जो प्रोटीन्स है इनके अंदर भर करके अलग अलग जगह पे ट्रांसपोर्ट अप कर दिए जाते हैं। ठीक है, समझे। तो क्या हो गया, प्रोटीन फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंटर्स इनटू अ सिस फेज। जब उसकी पूरी पैकेजिंग और सॉर्टिंग हो जाती है तो दिस गेट ट्रांसपोर्टेड बाय द गोल्गी अपैरेटस एंड कॉनकेव फ्रॉम द ट्रांस फेज, और जिसको हम एग्जिट फेज भी बोलते हैं। ये एंट्री फेज, ये एग्जिट फेज। तो भाई आया समझ में गोल्गी अपैरेटस क्या करता है, और इसका स्ट्रक्चर इतना ज्यादा पूछा नहीं जाता है, बहुत नॉर्मल सा स्ट्रक्चर है, इसी तरीके से बनेगा आपका। इसी तरीके से
गोल्गी अपैरेटस का स्ट्रक्चर ज्यादा पूछा नहीं जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का भी स्ट्रक्चर इतना पूछा नहीं जाता है। हाँ, लेकिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, रफ और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। गोल्गी अपैरेटस का फंक्शन इंपॉर्टेंट है क्योंकि उससे रिलेटेड एक एमसीक्यू क्वेश्चन बेस्ड आ सकता है आपका। तो मेक श्योर करना कि आप ये दोनों ही ऑर्गेनेल इनको मार्क्स के अकॉर्डिंग ही पढ़ रहे हो। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज्यादा मार्क्स का आएगा तो आप उसको अच्छे से पढ़ना, गोल्गी अपैरेटस थोड़े से कम मार्क्स का आएगा तो उसको उस हिसाब से ही पढ़ना है, ठीक है। चलो, तो दिस वाज ऑल अबाउट द सेशन। तो एक बार हम फंक्शन देख लेते हैं, क्या करता है फंक्शन। प्रोटीन फैक्ट्री बोल रही हूँ, प्रोटीन की पैकेजिंग और सॉर्टिंग करता है। तो प्रोटीन रिसीव होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, जिसकी प्रोसेसिंग और सॉर्टिंग करता है और फिर उसको ट्रांसपोर्ट कर देता है उनके अपनी अपनी प्लेसेस पे। ये लाइसोसोम्स का भी सिंथेसिस करता है। क्या करता है? लाइसोसोम्स की भी सिंथेसिस करता है, ठीक है। आया समझ में? तो दिस वाज ऑल अबाउट द धमाकेदार सा हमारा सेशन। और अब आपके लिए आ रहा है एक प्यारा सा होमवर्क का क्वेश्चन जो है, विच टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर लिपिड मेटाबॉलिज्म एंड डिटॉक्सिफिकेशन। भाई कौन सा ऐसा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो लिपिड की मेटाबॉलिज्म का मतलब सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और डिटॉक्सिफिकेशन भी करवाता है। तो भाई इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अगर सेशन पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। और अगर आपको मेरे से रिलेटेड सारे सेशंस की नोटिफिकेशन वगैरह चाहिए, आपसे मेरा कोई भी सेशन मिस आउट ना हो, तो मेक श्योर करना कि आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। और ये है मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल, जहां पे आप मुझे कोई भी गाइडेंस या कोई भी चीज की, किसी भी चीज की प्रॉब्लम है आपको अपने स्कूल से रिलेटेड, स्टडीज से रिलेटेड, तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हो, मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगी। तो मेक श्योर करना कि यू हिट द लाइक बटन एंड प्रेस द बेल आइकन। तो अब हम फिर मिलेंगे चलते चलते ऐसे ही अमेजिंग से नेक्स्ट सेशन में। तो बाय बाय एंड टेक केयर।